नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं गौरव सावंत। दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी तालिबान सरकार की शपथ कब होगी, इसकी घोषणा अभी औपचारिक तौर पर नहीं हुई है, लेकिन यह बात पूरी तरह से अब साफ हो गई है कि तालिबान बदलने वाला नहीं है, तालिबान के नेता बदलने वाले नहीं है। अफगानिस्तान टेकओवर के बाद उन्होंने जो महिला अधिकारों की बात, मानवाधिकारों की बात, इन सब की सलामती की घोषणा की थी, वो सिर्फ धोखा था, फरेब था। लेकिन सवाल तालिबान का नहीं, सवाल दुनिया की कूटनीति का है। क्या तालिबान की जो करतूतें अफगानिस्तान में सामने आ रही हैं, उस पर दुनिया की चुप्पी समझी जा सकती है? आखिर दुनिया चुप क्यों है? गुड तालिबान की उम्मीद में क्या महिलाओं के लिए उजागर हो रही उनकी सोच को दुनिया नजरअंदाज कर रही है? क्या तालिबान को लेकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के जो फौरी हित हैं वो विश्व शांति से बढ़कर हैं? कई ऐसे सवाल हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य जो अंतरराष्ट्रीय फोरम है वो कब तक तालिबान पर चुप रहेंगे या खुलकर बात नहीं करेंगे? इन्हीं सवालों को लेकर आज हम दंगल में सीधे बहस करने वाले हैं। इस तालिबान पर दुनिया मौन क्यों है? लेकिन बहस की शुरुआत करें उससे पहले देखिए हमारी यह रिपोर्ट। एक महिला मंत्री नहीं बन सकती। ये ऐसा है जैसे आप उसके गले में कुछ डाल दें जिसे वो उठा नहीं सकती। एक महिला के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं, उन्हें बच्चे पैदा करने चाहिए। कोई मुगालता मत पालिए, कोई उम्मीद मत रखिए, किसी बदलाव की कामना मत कीजिए, क्योंकि तालिबान वही मध्ययुगीन तालिबान है। इनामी आतंकियों से सुसज्जित तालिबान सरकार की कैबिनेट में एक भी महिला नहीं, क्योंकि तालिबान की डिक्शनरी में महिला अधिकार है ही नहीं। एक महिला के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं, उन्हें बच्चे पैदा करने चाहिए। अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने वाली महिलाओं से तालिबान डरा हुआ है। पंजशीर में पाकिस्तानी दखल के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं के खिलाफ तालिबान ने गोलियां चलाई, लेकिन उसने महिलाओं के लिए क्लासरूम में पर्दे खींच दिए हैं, महिला खिलाड़ियों का बोरिया बिस्तर बांध दिया है, क्योंकि तालिबान के मुताबिक इससे उनका शरीर उजागर होता है। तालिबान कह ही चुका है कि महिलाएं बिकने वाले खरबूज की तरह होती हैं। खरबूजे की चॉक शुदा उरे می‌خریم یا خربزه‌ای که سالم مانده است طبیعی است از خربزه سالم می‌گیریم. یعنی حجاب برای زن همینطور است. خربزه‌ای که چاک شده او رو می‌خریم یا خربزه‌ای که سالم مانده است طبیعی است از خربزه سالم می‌گیریم. तालिबान ने अपनी करतूतों को दुनिया को दिखाने वाले पत्रकारों को सजा देनी शुरू कर दी है। प्रोटेस्ट के पहले इजाजत मांगने का फरमान तालिबान ने जारी किया है, लेकिन तालिबान पर अब तक दुनिया कूटनीतिक वेट एंड वॉच से बाहर नहीं निकल पा रही है, जबकि तालिबान से निराशा साफ उजागर हो चुकी है। First of all, I salute all the brave women of Afghanistan. It is quite risky to do what they are doing. And it's also an indication to the rest of the world that they have everything to lose at this point, and this is why they are taking up on the streets and risking their lives, their families, their futures. They know what it would mean for them, for their families. So it is an extremely courageous act to do what they are doing. Many countries around Afghanistan are apprehensive about how Taliban rule will affect their own security. They fear the effect of an expanded Islamic state that the Taliban cannot contain. तालिबान के खिलाफ ठोस तौर पर अब तक दुनिया के किसी नेता ने या फिर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में सीधी बात नहीं की है। ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में घोषणा पत्र में अफगानिस्तान के हाल पर चिंता तो जरूर जाहिर की गई, लेकिन तालिबान के आतंकी चरित्र का खुलकर नाम नहीं लिया गया, जबकि अमेरिका तक मानने लगा है कि तालिबान ने वादा तोड़ दिया।
तालिबान के साथ पाकिस्तान और चीन जैसे देश ही खड़े हैं। उनके निजी हित विश्व शांति से ऊपर हो सकते हैं, लेकिन भारत जैसे देशों को आज नहीं तो कल कदम उठाना पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। और अफगानिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खबर पंजशीर से आ रही है, जहां अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह के बड़े भाई की हत्या कर दी गई है। खबर यह आ रही है कि तालिबान के लड़ाकों ने रुहुल्लाह सलेह की हत्या कर दी है। रुहुल्लाह सलेह अमरुल्लाह सलेह के बड़े भाई हैं, पंजशीर में थे। खबर यह आ रही है कि वो पंजशीर से काबुल की ओर जा रहे थे जब तालिबान ने न केवल उन्हें पकड़ा, बल्कि काबुल से आने वाली खबरों के मुताबिक उनको यातना दी और यातना देने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले फहीम दस्ती की भी हत्या कर दी थी तालिबान के लड़ाकों ने। लेकिन यह इस वक्त की बड़ी खबर, अमरुल्लाह सलेह कार्यवाहक राष्ट्रपति, उन्होंने अपने आप को घोषित किया था अफगानिस्तान के अशरफ गनी के भाग जाने के बाद 15 अगस्त को। लेकिन आज अब से थोड़ी देर पहले अमरुल्लाह सलेह के बड़े भाई रुहुल्लाह सलेह की हत्या कर दी गई। यातना देने के बाद उनकी हत्या हुई। इस तरह की खबर अफगानिस्तान से आ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान यह दावा कर रहा है, पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने यह दावा किया, उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने यह दावा किया है कि वो रुपीज में ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे अफगानिस्तान के साथ, अपने अधिकारियों को भेजेंगे वो अफगानिस्तान में ताकि तालिबान की मदद की जा सके। तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में समस्या का हिस्सा है या समाधान का? चर्चा करते हैं। जेड तरार प्रवक्ता है अमेरिकी विदेश मंत्रालय के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मेजर जनरल संजय मेस्टन रक्षा विशेषज्ञ है, पूर्व डिफेंस अटैचे रह चुके हैं भारत के अफगानिस्तान में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल समद याकूब प्रवक्ता है पाकिस्तान में इमरान खान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहीन मोहम्मदी अफगानी पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जेड तरार से जानना चाहूंगा कि क्या यह अमेरिका की सबसे बड़ी हार है कि कल 9/11 की 20वीं बरसी है और 9/11 की 20वीं बरसी पर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार होगी और पाकिस्तान उसका साथ दे रहा है? जेड तरार। जी गौरव जी, शुरू यहाँ से करते हैं कि इस वक्त हमारे क्या प्रायोरिटीज़ हैं हमारी विदेश नीति में, ख़ास तौर पर जहाँ हम अफ़गानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी अटेंशन कहाँ है? वो इस वक्त फ्यूचर पे है। हम आगे देख रहे हैं, हम इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है अफ़गानिस्तान में उसको करीब से देख रहे हैं। हम अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में, एक तो ये है कि हम चाहते हैं कि जितने भी चार्टर फ़्लाइट्स हैं अफ़गानिस्तान में वो फौरी तौर पर जाने दें। तो इस वक्त हम इंगेजमेंट में हैं तालिबान के साथ। कितने आपके विमान, जेड तरार जी, आपके कितने विमान, कितने अमेरिकी नागरिक और कितने और लोग जिनको आप अफगानिस्तान से निकालना चाहते हैं, उन्हें तालिबान ने एक तरह से बंधक बनाकर रखा है मज़ार शरीफ में, और क्या और शहरों में भी यही स्थिति है? जी, ये सच है कि इस वक्त मज़ार शरीफ में एक फ़्लाइट है जो कि अभी नहीं गया। एक फ़्लाइट पिछले 24 घंटों में गई है। उस फ्लाइट में 30 लोग थे जहां तक मैं जानता हूं। इस वक्त हम गिनती में हैं और हम मुसलसल राब्ते में हैं, जुड़ रहे हैं हम अपनी शहरियों के साथ, अपने सिटीजन्स के साथ। ख़ास मेरे पास इस वक्त अप टू डेट नंबर्स नहीं है, मैं आपको गलत नहीं बनाना चाहता, लेकिन अगले 25 घंटों में हमें और भी क्लियर पिक्चर होगा कि अफ़गानिस्तान में कौन कौन रह गए हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात ये है कि हम चाहते हैं कि जितने भी फ़्लाइट्स हैं वो जाने दें। हम तुर्की और कतर के साथ काम कर रहे हैं ताकि काबुल की एयरपोर्ट एक बार फिर जारी हो, वो ऑपरेशनल हो।
क्या और ये बहुत भी कि ज्यादा हम जल्दीबाजी कर दी, क्या बहुत ज्यादा जल्दीबाजी कर दी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, जिसकी वजह से ये हाल हो रहा है अमेरिका का कि आप अपने लोगों को सुरक्षित नहीं निकाल पा रहे हैं अफगानिस्तान से, और आपके विदेश मंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तालिबान से लेकिन अभी सफलता नहीं मिली, और फिर बात आप कर रहे थे मुल्ला बिरादर से और प्रधानमंत्री बन रहे हैं मुल्ला हसन अखुंद। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो शहरियाँ हैं, हमारे सिटीजन्स हैं, वो अफ़गानिस्तान से नहीं हैं, बल्कि हकीकत ये है, जो सच है वो है कि 1,50,000 से ज़्यादा हमने लोगों को निकाला है अफ़गानिस्तान से, और वो ऑपरेशंस जारी हैं इस वक्त। हमने ख़त्म नहीं किया, बल्कि हम लगातार काम कर रहे हैं, और चर्चा में है, हमारी जो टीम है दोहा में, वो तालिबान के साथ चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये जल्दी हमने की है, बल्कि 20 साल हो गए हमें अफ़गानिस्तान में। राष्ट्रपति बाइडेन का ये सोच था कि वक्त आ गया था कि हम अपने जंग को ख़त्म करें। उनका ये कहना है कि वो नहीं चाहता था कि अब ये एक 5th अमरीकी प्रेसिडेंट को जाए ये जंग, और उनका ये भी कहना है कि जो भी आप प्लान कर लें, जो भी सूरत हाल के लिए आप प्लान कर लें, कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं था जी जो कि बिल्कुल 100% स्मूथली होगा। तो ये जो हमने देखे हैं, जो प्रॉब्लम्स हमने ऑन द ग्राउंड देखे हैं, वो तो खैर, मतलब जब जंग का आगाज होता है तो किसी वजह से होता है, जब जंग समाप्त होती है तो कोई वजह होती है, या हार होती है या जीत होती है। अफगानिस्तान में हजारों महिलाएं सड़कों पर हैं, मानवाधिकार की हत्या हो रही है लगभग हर रोज। क्या अमेरिका ये जंग जीता, या अमेरिका ये जंग हार गया 20 साल बाद? हम ये समझते हैं, और राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तरीके से ये कहा है, हम ये समझते हैं कि हम एक ही वजह के लिए अफगानिस्तान में गए हैं, और वो था 9/11 का जवाब देना, जो कि हम दे चुके हैं। बल्कि 10 साल भी हो गए उसामा बिन लादेन पर ऑपरेशन करते हुए। तो राष्ट्रपति बाइडेन का ये सोच था कि अब वक्त आ गया था कि हम अपने सेना को निकालें और इस जंग को ख़त्म करें, और इस वक्त बजाय कि हम पीछे देखें, हम आगे देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा। और इसीलिए बल्कि चंद दिन पहले जर्मनी में हमने एक मिनिस्ट्रियल को कायम किया है, उसको हमने चलाया है जर्मनी के साथ, जिनमें 22 नेशंस भी शामिल थे और नेटो भी था। और हम इन 22 नेशंस और नेटो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हम बिल्कुल तालिबान पर दबाव लगाएं और उनको साफ तरीके से हम कहें कि जो उनके वादे थे, जो हमने सुने हैं उनसे, और जो ऑन द ग्राउंड रियलिटी है, वो दो अलग चीजें हैं। लेकिन हम जब आप अपने लोगों को सुरक्षित निकालने में इतनी विनती करनी पड़ रही है तालिबान से, इतनी हुज्जत करनी पड़ रही है तालिबान से, तो वो क्या आपकी बात मानेंगे कि वो मुल्ला बिरादर से और शेर अब्बास तानिकजाई से तो आपकी बात करवाते हैं, लेकिन फिर सिराजुद्दीन हक्कानी को अपना इंटीरियर मिनिस्टर बना देते हैं, उन पर आपका $1 मिलियन की जो बाउंटी है। अब क्या अमेरिका सिराजुद्दीन हक्कानी से बात करेगा, या फिर जो यूएन डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है इस लिस्ट में, क्या आप उनसे बात करेंगे? देखिए, यहाँ पे शायद हम बहुत अगर तफसील में जाएं तो हम यहाँ पूरा दिन गुजार सकते हैं, लेकिन जो अहम बात वो ये है, महत्वपूर्ण बात ये है कि इंगेजमेंट एक तरफ है, यानी कि जो चर्चा आप कर रहे हैं किसी से, वो एक अपनी जगह है, और जो उसका एक अपनी मकसद है, यानी कि जो चार्टर फ्लाइट्स आ रहे हैं उस पर चर्चा करना, वो अलग बात है। और जो फॉर्मल रिकग्निशन है, डिप्लोमेटिक रिकग्निशन पूरे विश्व में, वो अलग बात है। और मैं ये भी कहूँगा कि हम सिर्फ बैठे हुए नहीं हैं, सिर्फ चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात पर जुड़ी हुई है। जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की आप बात करते हैं, उनमें एक पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के डीजी ISI अफगानिस्तान के काबुल में जाकर बैठ गए, उनके प्रधानमंत्री ने ब्रेकिंग शैकल्स ऑफ स्लेवरी जैसे बयान दिए। उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आज उन्होंने कहा कि वो रुपीज में तालिबान के साथ ट्रेड भी करेंगे और अपने अफसरों को भी भेजेंगे वहां पर तालिबान को स्टेबलाइज करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। पाकिस्तान क्या पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है या पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है आपकी नजर में, अमेरिका की नजर में? जी, हमने ये सुना है जर्मनी में चंद घंटे पहले बल्कि कि
पाकिस्तान भी समझते हैं, जैसे जो 22 नेशंस हैं उनमें शामिल पाकिस्तान भी था, और वो समझते हैं कि एक अनस्टेबल अफ़गानिस्तान किसी भी देश के इंटरेस्ट में नहीं है, ख़ास तौर पर जो पड़ोसी देश हैं अफ़गानिस्तान के, उनके इंटरेस्ट में नहीं है। तो हमने ये सुना है उनसे कि वो भी यही चाहते हैं, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं, एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहते हैं अफ़गानिस्तान में, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को वो कम करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में, और वो ये भी समझते हैं, और जैसे ये 22 नेशंस थे, वो भी ये भी समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स और महिलाओं को सुरक्षित रखना भी एक महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है। जेड तरार, आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। शाहीन मोहम्मदी, आपने जेड तरार की बात सुनी, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता हैं, उनकी बातों से क्या आपका मनोबल बढ़ता है या घटता है, या आपको और टेंशन होता है कि कोई पाकिस्तान पर कोई किसी तरह का अंकुश या तालिबान पर कोई अंकुश कोई लगा ही नहीं रहा है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम पूरा दुनिया वालों को, और मुझे कुछ ज़रूरी बात पाकिस्तान के बारे में कि उनको मैं ये वारंट दूंगी, एक महिला के मैं अफ़गान महिला होने के नाते पे, कि हम लोगों का इंग्लिश या इंग्लिश, रूसिया, अमेरिकन कुछ नहीं कर सका। पाकिस्तान तो छोटा सा है, हम इसको आने नहीं देंगे, इसको जगह देने का मौका नहीं देंगे, और हमको ऐसे कब्जा करने का ये ख्वाब में भी ना देखें। तो ये ख्वाब देख रहे हैं क्या पाकिस्तान ये ख्वाब देख रहा है? अब्दुल समद, क्या पाकिस्तान ये ख्वाब देख रहा है कि वो अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड बना देगा? आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, पहली बात तो ये कि ये खातून, मैं जिनको अक्सर देखता रहता हूँ, इनको सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के अलावा और कुछ नहीं आता। जाहिर बात है कि ये अगर हमारे जो पड़ोस मुल्क अगर भारत में बैठेंगी तो उन्होंने वहां पे अपने स्टे को एक्सटेंड करने के लिए, अपने आप को फैसिलिटेट करवाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर ही उगलना, और क्या? शायद अब्दुल समद, आपने सुना नहीं होगा कि पूरे काबुल की शहरों की सड़कों पर भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे थे, पाकिस्तान के खिलाफ नारे अफगानिस्तान में लगे थे। मालूम नहीं है, मैं इसलिए पाकिस्तान के बारे में बोल रही हूँ। कभी चीफ मिनिस्टर आते, कभी वजीर दाखिला जैसे हमारे भाषा में होते, ये लोग आते, इनका मतलब है क्या? क्यों अपने फौज को बेचना चाहते हैं? इनका हेल्प नहीं चाहिए। तालिबान जैसे मुंह में बोलते हैं कि हम किसी का हेल्प नहीं चाहिए, तो फिर अपने बॉस का क्यों पीछे और सामने और खुलेआम बोलते? ठीक, इसलिए हम पाकिस्तान को बोलते हैं वो, इसलिए पाकिस्तान तालिबान है, तालिबान सब पाकिस्तानी है। जब आपकी निकम्मी निकट्टू आर्मी जो डॉलर लेके बनाई गई, जिसका बजट $10 बिलियन था, वहां पे अगर वो नहीं लड़ी, बंदूकें फेंक दी, तो इसका कसूर या आप इंडिया से तवक्को नहीं कर सकती, या पाकिस्तान पे दोष नहीं, लड़ना आपने खुद था। सॉरी, यही पाकिस्तान, दोहा, कतर, सऊदिया और अमेरिका, ये सब हम लोगों का बेवकूफ बनाते हैं। जिस के लिए आपने डॉलर किए थे, जिस चीज के लिए आपने यूनिफॉर्म से लेके बंदूकों तक, गन्स, हर चीज आपने ली। अब्दुल समद याकूब जी, आप शायद वो बात नहीं सुन पाए कि अफगानिस्तान की सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। लेकिन गौरव भाटिया, आप एक वकील होने के साथ साथ विदेश मामलों पर भी खासा इंटरेस्ट लेते हैं आप उसमें। क्या पाकिस्तान समाधान का हिस्सा है या समस्या का हिस्सा है? देखिए, आज तक एक बहुत ही गंभीर चैनल है गौरव जी, और यहाँ पे मजाक और चुटकुले नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान कभी भी समस्या का हिस्सा बन ही नहीं सकता, क्योंकि आतंकवाद की असली जननी, आतंकवाद का असली अड्डा कहीं है तो वो पाकिस्तान में है। और यहाँ हमारी बहन शाहीन जी बैठी हैं, बड़े गर्व से हर भारतीय की तरफ से मैं एक बात कहूंगा, वो मुसलमान हैं, भारत की नागरिक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जाके अपने को महफूज समझा। उन्होंने समझा कि भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जिसकी धरती पे धर्म ना देख के, कहाँ की नागरिक है ना देख के, उनको एक सम्मान का जीवन मिल पाएगा, इसीलिए वो यहाँ आई। ये जवाब है जो पाकिस्तानी प्रवक्ता यहाँ बैठे उनका। दूसरी बात, अब्दुल जी लगता है कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं,
ये लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। मैं इनसे पूछूंगा, इनके घर में भी माँ होंगी, बहन होंगी, बेटी होंगी, क्या वो बच्चे पैदा करने की मशीन है? अब्दुल जी की बारी आए, ये जरूर बताएं, भारत जानना चाहेगा। और एक बात और बताऊं, देखिए अमेरिका का जो अभी रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात कर रहा था गौरव जी, कैसे बदला है भारत का स्वरूप। पहले ये होता था कि अमेरिका जो कह दे वो एक विश्व में लकीर खिंच जाती थी, लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से भारत पूरे विश्व को दिशा भी दे रहा है, नेतृत्व भी दे रहा है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है जो कल ब्रिक्स समिट हुई। आप देखिए, एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि रूस जो है वो तालिबान को रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन कल रूस ने भी वही बात कही जो नरेंद्र मोदी जी और भारत कह रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा कोई नहीं दे सकता तालिबान। और भारत खासकर अपनी ताकत से खुद इतना सक्षम है कि वो किसी को भी मजा चखा दे, जो मजा हमने पाकिस्तान को कई बार चखाया हुआ है, लेकिन चाहे बालाकोट हो चाहे सर्जिकल। जी, लेकिन अभी जो समस्या बड़ी है वो अफगानिस्तान की महिलाओं की है। और अब्दुल समद याकूब जी, अगर आप उत्तर देना चाहें तो क्या आपके घर की महिलाएं अपने आप को अफगानिस्तान में सुरक्षित समझेंगी तालिबान के राज में? वो बच्चा पैदा करने की मशीन है, ये पूछिएगा। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा भाटिया जी को। देखिए, जहां तक बात आती है, आप भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूं, भले हम एक दूसरे के दुश्मन कहलाते हों, लेकिन जहां पे इंसानियत की बात आती है, औरतों के हकूक की बात आती है, ह्यूमन राइट्स की बात आती है, आपके और मेरे दरमियान में फर्क नहीं होना चाहिए। जहां पे अगर तालिबान वहां पे अगर औरतों के ऊपर जुल्म करेंगे या पाबंदी लगाएंगे या औरतों को इस तरीके से करेंगे जिस तरह से पहले करते आ रहे हैं, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, चाहे उनकी मुजम्मत करनी पड़े, चाहे जिस तरीके से उनको प्रेशराइज करना पड़े। कहीं पे भी आप तो पैसा दे रहे हैं, आपकी सरकार तो पैसा दे रही है, आपकी आर्मी तो मतलब एक मिनट, आपकी आर्मी तो लड़ाई कर रही है तालिबान के लिए। भाटिया जी, एक और बात ऐड कर दूं आपको, यहाँ पे द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन जो अफगानिस्तान के सब्जेक्ट के ऊपर बैठे हैं वो आपके मिलिट्री साबिक मिलिट्री अताशे जो है अफगानिस्तान में थे, मेजर जनरल साहब, ये मोस्ट रेलिवेंट है इस सब्जेक्ट के ऊपर। बात ये है कि इनसे पूछे कि क्या जब ये फॉल ऑफ काबुल या जो इन्होंने जलालाबाद फतह किया, इससे पहले क्या 10 साल से तालिबान 50% से ज्यादा इलाके पे काबिज नहीं था? क्या वहां पे उस वक्त आपने विमेन राइट्स की बात की? ये जो शाहीन बैठी है, इनको पता नहीं है रूरल एरियाज में? नहीं, तो जो बड़ी बात है वो ये भी है, क्या जनरल मिस्टन क्या ये संभव था पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की मदद के बिना? जो अब्दुल समद याकूब आज कह रहे हैं और पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर महिलाओं के अधिकारों का हनन होगा तो वो भी उसकी मजम्मत करेंगे, लेकिन क्या इन्हीं की सरकार तालिबान की मदद नहीं करती थी हमेशा और करती है? जनरल मिस्टन, बिल्कुल सही बोला आपने। तालिबान को तो खड़ा पाकिस्तान ने किया था और सारा सपोर्ट तालिबान ने दिया था। जब यूएस फोर्सेस आईएसएफ के अंदर में आए थे तो कहाँ गई थी ये तालिबान? पूरा तालिबान पाकिस्तान में था और वहीं पर बेसिस में ट्रेनिंग कर रहा था और उसके बाद रिकू करके वहां पर वापस जाके हमले कर रहा था अमेरिकन ट्रुप्स के ऊपर और अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। एक इन्होंने बात उठाई है अफगान नेशनल आर्मी के ऊपर। पहली बात, अफगान नेशनल आर्मी की जो स्ट्रेंथ थी वो थी 1,85,000 और उसमें मैं बताना चाहूंगा वो बहुत इफेक्टिव आर्मी थी और इनको पता होगा कि इन्हीं की पोस्ट पे एक हमला हुआ था 2014 के दरमियान और वो बहुत ही कामयाब हुआ था जिसमें पूरा अफगानिस्तान यूनाइटेड हो गया था। दूसरा, तालिबान के कुछ नुमाइंदे काफी भारी तादाद में बदाख्शान में आए थे। ये मैं तब की बता रहा हूँ जब मैं वहां था। उधर भी ये डिफेंस मिनिस्टर जो अफगानिस्तान के बिस्मिल्लाह खान, वो खुद वहां पर 15 दिन थे। उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस को लीड किया और तालिबान को खदेड़ा था। तो अफगान नेशनल आर्मी बहुत इफेक्टिव थी और उनके जितनी मैंने ट्रेनिंग देखी थी सब कुछ वो बहुत अव्वल दर्जे की थी जी। तो ये बोलना कि वो असंभव थी वो गलत है। ये हालात इस प्रकार थे कि अमेरिका ने साथ ही साथ, आपको पता है कि ये पीस ट्रीटी जो चलाई थी ट्रंप ने, और उसमें एक बहुत बड़ा क्लॉज था कि 5,000 प्रिजनर्स को रिलीज करना है, कैदियों को। वो कौन थे कैदी? यही तो थे सारे अलकायदा, तालिबान वगैरह। ये कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे अमेरिका ने? और क्या ये सारा ऑर्केस्ट्रेट पाकिस्तान की आईएसआई कर रही थी? अब्दुल समद याकूब जी, जो अत्याचार इस समय हो रहा है, दुनिया इस समय हिल गई है कि तालिबान अफगानिस्तान में आ गया एक बार फिर, क्या ये
आपकी सेना और आपके लोगों ने कराया, क्योंकि आतंक की वो जो यूनिवर्सिटी है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक हमें यहां लेना पड़ रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। पाकिस्तान में कहां है आतंक की वो यूनिवर्सिटी जहां तालिबान के 5 मंत्री जहां से पढ़ के आज निकले हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तालिबान पर दुनिया मौन क्यों है, बड़ा प्रश्न, और क्या तालिबान और पाकिस्तान दोनों इसका फायदा उठा रहे हैं? पाकिस्तान समाधान का हिस्सा है या समस्या का? यह प्रश्न क्यों? ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की आईएसआई ने तालिबान की कैबिनेट बनवाने में किस तरह मदद की। फिर पाकिस्तान में एक खास मदरसा है और उस मदरसे के छात्र इस समय तालिबान की कैबिनेट का हिस्सा है। एक नहीं, दो नहीं, 5-5। देखिए, ये तस्वीरें हैं जामिया दारुल उलूम हक्कानिया की। ये पेशावर में मदरसा है और भारत नहीं, दुनिया के कई देश कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद है। इस यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद में तालिबान के लड़ाके भी पढ़ते हैं और उनके मंत्री भी पढ़ते हैं। और यही प्रश्न मैं याकूब अब्दुल समद याकूब से पूछना चाहूंगा कि ये तालिबान बनवाया पाकिस्तान ने, यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद चलाते हैं आप, एक टेरर सेंट्रल, एक जिहाद सेंट्रल। आपका शायद म्यूट पर चला गया याकूब जी, आपको अपना म्यूट से अनम्यूट कीजिए। जी, मैं ये कह रहा था, यही आपकी जो मिस कैलकुलेशन में जो आपकी असेसमेंट ठीक नहीं होती, उस वजह से आपको लगता है कि मदरसों का जो हमारे यहाँ जो काम रहा है वो सबसे ज्यादा फलाही काम मदरसों ने किया है। यहाँ पे इतनी बड़ी कोई और फ्री एजुकेशन लोगों के लिए और नहीं हो सकता जो रोल मदरसों का रहा है। या फ्री एजुकेशन AK-47 चलाने में या फ्री एजुकेशन IED बनाने में, यही आपकी एक असेसमेंट गलत होती है कि शायद जो मदरसों में ये काम हो रहा है। हाँ, यहाँ के मदरसों में जो रेफ्यूजीज आए थे वहां से, अफगानिस्तान से अगर आए थे, वो यहाँ पढ़ के गए हैं, तो जरूरी नहीं है कि जनाब वो जो भी पढ़ के जाएगा वो वहां पे अगर, तो वो तालिबान का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स वो वॉर लॉर्ड्स के खिलाफ खड़े हुए थे उस वक्त जब वॉर लॉर्ड जो है ना पूरी गुंडागर्दी कर रहे थे, वॉर माफिया बना हुआ था। ये अगर आप हिस्ट्री, ये मेजर जनरल साहब बैठे, ये तो तालिबान की बेहतर हिस्ट्री जानते होंगे कि किस तरह नेचुरली उन्होंने इमर्ज किया था। हम ये नहीं कह रहे हो सकता है कि हाँ, जनरल मिस्टन, अगर पाकिस्तान यही हिस्ट्री पढ़ता है, इसीलिए पाकिस्तान जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर भी हमला होता है तो उसे लगता है बाहर ने कराया, जबकि उनके अपने पढ़े पढ़ाए बढ़े लोग उन्हीं के देश में लोगों को मार रहे हैं। जनरल मिस्टन, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। अभी मैं बताना चाहूंगा ये पाकिस्तानी प्रवक्ता को कि जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद है और ये जो मदरसों की बात कर रहे हैं, मैंने तो वहां मदरसों की ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं और फोटोग्राफ्स देखी हैं, वीडियोस देखे हैं, जो अंडरग्राउंड हैं, प्रॉपर बंकर्स हैं। काहे के लिए? उनको वहां स्टूडेंट्स को किस चीज का खतरा है? जो यंग स्टूडेंट्स ये जो बोलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नॉर्थ वजीरिस्तान में तो इनकी एक कोयटा में, ये नॉर्थ वजीरिस्तान में वहां पर सुसाइड बॉम्बर्स की फैक्ट्री है जी। वहां पर ये बच्चे छोटे छोटों को मोटिवेट करते हैं और वो खरीदे जाते हैं पाकिस्तान के गरीब घरानों से और अफगानिस्तान के गरीब घरानों से, उनको पैसे दिए जाते हैं, वो बच्चों को यहाँ रखा जाता है, सुसाइड बॉम्बरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। और एक इंडियन एम्बेसी के पास ही, जब मैं वहां पर था, ISF और हमारे इंडियन एम्बेसी के रास्ते में एक बच्चा, वो बेचारा उड़ गया था, जो सुसाइड बॉम्बर था, उसकी उम्र मुश्किल से 13 साल भी नहीं थी, और वहां जितने बच्चे इर्द गिर्द थे वो सारे मर गए थे। वो दृश्य तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। तो और, ये और दुर्भाग्य की बात सोचिए शाहीन मोहम्मदी जी, जो दुर्भाग्य की बात है कि उस सुसाइड यूनिवर्सिटी का जो हेड है वो अब तालिबान की सरकार में डिप्टी इंटेलिजेंस का मिनिस्टर हो जाएगा, हक्कानी, सराजुद्दीन हक्कानी के नीचे, और उनका नाम है ताज जवाद। शाहीन जी, सबसे पहले ये बताऊं कि ये मदरसे और यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में बनते हैं सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बनते हैं, पाकिस्तानियों के लिए क्यों नहीं है? जितना लोगों को वहाँ पढ़ाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, उनको उनका फ्यूचर को फार्मेट करके सिर्फ यही पढ़ाते हैं कि वहाँ जाओ, हथियार ले लो और अपने भाई के साथ लड़ो, अपने भाई को मार दो। ये कुरान पाक में लिखा हुआ है कि भाई के साथ लड़े और उसको मार दे और उसके साथ ऐसे मारा मारी कर ले।
ये यूनिवर्सिटी कैसे यूनिवर्सिटी है जैसे अपने तालिब भाई पंशीर की पब्लिक जो वो भी अफगानी अपना है उसको मार दो जी। ऐसे में भारत का क्या रुख होना चाहिए गौरव भाटिया? भारत को के लिए तो खतरा भी बड़ा है, लेकिन कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भारत की इतनी चुप्पी क्यों? देखिए गौरव जी, एक बात समझ लीजिए, बात सही है कि वहां परिस्थितियां बहुत ठीक नहीं है, लेकिन आज भारत वो शक्ति बन के उभरा है कि चाहे वो तालिबान हो, चाहे पाकिस्तान हो और चीन, ये एक साथ मिल भी जाएं तो भारत को इनको सबक सिखाना आता है। और इसीलिए मैंने ब्रिक्स समिट की बात करी, और आज आप ही का चैनल दिखा रहा था गौरव जी कि अभी क्वाड समिट भी होने जा रही है, जहां पे भी ये मुद्दा उठेगा। इसलिए हम लोग सक्षम हैं। अभी हमारी प्राथमिकता जो भारतीय वहां फंसे हैं उनको सुरक्षित वापस लाना है, और यही मानवता हमें सिखाती है। अब मैं जरा बात करूंगा, आप वो मदरसे के बारे में बता रहे थे जी। देखिए, कोई अचंभित नहीं हुआ गौरव जी ये सुन के, क्योंकि पाकिस्तान में, ये मैं शुरू से कहता हूं, अगर बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है मुबारक हो चच्चा, पैदा हुआ एक और आतंकवादी बच्चा। वहां पे बच्चा, हमारे यहाँ शहद जबान पे है, चटवाते हैं कि मीठी वाणी बोले, वहां पे छोटी AK-56 हाथ में थमाते हैं कि बच्चे को आतंकवादी बनाना है। और अब्दुल समद जी आप ही से कह रहे थे कि ये तथ्य गलत है। चलिए अब्दुल जी, आप मुझे बताइए, महिलाओं पे तो आपने अपने घर की महिलाओं के लिए पूरा सम्मान रखा, बाकी अफगानिस्तान की जो महिलाएं हैं वो तो अगर हिजाब ना पहने तो कटा हुआ तरबूज है, उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इमरान खान ने ये माना कि 40,000 आतंकवादी पाकिस्तान की धरती पे हैं। ऐसे देश को आप क्या कहेंगे? आतंकवादी देश कहेंगे या आगे बढ़ता हुआ एक देश कहेंगे? ये देश पाकिस्तान है। दूसरी बात, पूरे विश्व के 132 UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी आपको पता है कहां है? मुझे पता आपकी नजरें शर्म से झुक रही हैं, वो पाकिस्तान में है, जिसका दूसरा नाम आतंकिस्तान है। आप इतने डरपोक हैं समझ जी कि आपके जो सैनिक हैं जो लड़ते हुए मर जाते हैं, उनके शव आप नहीं लेते हैं। और दुख की बात क्या है कि शायद भविष्य में इस आतंकिस्तान का प्रधानमंत्री हफीज सईद बन जाए, क्योंकि उसकी एक पॉलिटिकल पार्टी है। आप बताइए, हमारे स्वतंत्र होने में केवल एक दिन का फासला था, भारत वर्ल्ड लीडर बन गया और आप टेररिस्ट के लीडर बन गए। ये फर्क आया है। कभी आत्मचिंतन अब्दुल समद जी, क्या पाकिस्तान को भी खतरा लगता है कि ये जो आतंकवाद इस पूरे क्षेत्र में है, खासतौर पर एफपैक रीजन में, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में आपके बच्चे मारे गए थे, ऐसा फिर हो सकता है क्योंकि आतंक की यूनिवर्सिटी आप ही के देश में है? गौरव जी, अब जरा थोड़ा सा तहम्मुल से मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं ये कहूंगा भाटिया जी को कि भाटिया जी, आपने जो जनरल साहब आपको वहां पे अपना इनपुट देते रहे ना, उनका तो काम था ना कि आप पॉलिटिशियन है, बीजेपी के हैं, रूलिंग पार्टी के, बात करिए, बाकी इधर उधर की बात नहीं अब्दुल जी। और मैं सुनूंगा, इमरान खान ने कहा 40,000 आतंकवादी आपकी धरती। नहीं, आपने कहा, आपने पाकिस्तान के बारे में सारी अपनी राय दिया। मेरी बात मैंने बड़ी खामोशी से सुनी आपकी बात। आप लोग ना एमको की जन्नत में रहते हैं कि वहां से आप असेसमेंट लेते हैं। गलत। अहमको की जन्नत में कौन है? ये तो पूरी दुनिया देख ही रही है। अहमक कौन है ये तो दुनिया देख ही रही है। आधा मिनट दे दें, मैंने आपको बिल्कुल खामोशी से सुना। मैं ये कहूंगा कि एक तो आपने ये बिठाई प्रवक्ता, या जिसको भी आप ये कह लें शाहीन, कि जिसको हेलीकॉप्टर से लटकता हुआ बंदा जो है ना फांसी का फंदा लटकाया लग रहा था, और जो आपको नहीं सुनाई दे रहा पाकिस्तान मुर्दाबाद काबुल की सड़कों पर, आपको नहीं सुनाई दिया? मुझे अफसोस इस बात पे भाई साहब, मुझे अफसोस इस बात पे कि पाकिस्तान का लीडीज क्यों अफगानिस्तान की लीडीज की तरह नहीं है? वहाँ क्यों आजादी है? आजकल चैनलों में जो बुला दिया जाता है, आप ढंग से बात करो, मुंह संभाल के बात करो। तथ्य वहाँ के लीडीज जो होते, जो चैनलों में आते, जो मीडिया में आते, वो क्यों, उनका क्यों आजादी है? उनका आजादी क्यों है? हम लोगों का क्यों नहीं है? अरे मैं सभी से निवेदन करता हूँ जी, मैं सभी से निवेदन करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूं, आप भी अहमकों की जन्नत जैसे अगर शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उत्तर आपको भी मिलेगा। हम लोग सब बिल्कुल रिस्पेक्टफुली इसको डिबेट को ट्रीट करें, लेकिन फैक्ट्स पर रहें। फैक्ट्स अभी यही है कि पाकिस्तान
क्या एक क्लाइंट स्टेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान को? क्यों आपके डीजी आईएसआई वहां गए? क्यों आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये शैकल्स ऑफ स्लेवरी तोड़ दिए? क्यों आपके फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि रूपी ट्रेड होगा और आप अपने अधिकारी भेजेंगे अफगानिस्तान में तालिबान को गाइड करने के लिए? तालिबान कौन है आपके? क्या आईएसआई, क्या हमारा इंटेलिजेंस चीफ पहला दुनिया का इंटेलिजेंस चीफ था जो काबुल गया था? क्या उससे पहले कतर का नहीं गया? क्या सीआईए डायरेक्टर वहां पे नहीं मिला? सॉरी, इस सिचुएशन में जरूरत नहीं है वो किसी के आने का। इस सिचुएशन में किसी का जरूरत नहीं आने का। जो अभी जो हमारा नेता नहीं सर, हमारा जो नेता अभी तक मालूम नहीं है, अभी तक कोई नेता नहीं बना है, कोई हुकूमत नहीं बन गया है, अक़वाम मुत्तहिदा उनको कबूल नहीं किए, उसकी आने का जरूरत क्या है? ये अनपढ़ गवारों का रास्ता दिखाने के लिए जो ब्रेन वॉश होकर यूनिवर्सिटी में मेरा सभी ये है। शालीनता से हम आगे चलेंगे, लेकिन जनरल मिस्टन, क्या पाकिस्तान ने पूरी तरह से ये दिखा दिया है या पूरी दुनिया को पाकिस्तान ये संदेश दे रहा है कि काबुल का रास्ता रावलपिंडी होकर जाता है? मैं इस्लामाबाद नहीं कह रहा हूं, इमरान खान इंपॉर्टेंट नहीं है, रावलपिंडी GHQ वहां से जाता है। जनरल मिस्टन, बिल्कुल सही आपने फरमाया, ये रावलपिंडी से ही रास्ता जाता है और यही इनका इरादा था। और देखिए, साफ शब्दों में मैं बोलना चाहूंगा, ये स्थिति इन्होंने खराब की है 1974 से, जब दाऊद खान जो ये अफगानिस्तान के रूलर थे, उन्होंने साफ शब्दों में बोला था कि ग्रेटर अफगानिस्तान, दैट मीन्स पश्तूनिस्तान उनको चाहिए और इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, यही सबसे बड़ी इनके लिए सिरदर्दी थी। तो तब से इन्होंने शुरू किया, क्योंकि ग्रेटर अफगानिस्तान या पश्तूनिस्तान था क्या, सारे पश्तून ड्यूरन लाइन के दोनों तरफ जिस दिन वो मिल गए तो ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी और ये पाकिस्तान का जो स्टेट है श्रिंक हो जाएगा। पूरा खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान जाके अपने आप अफगानिस्तान के साथ मिल जाएगा। बचेगा क्या? सिंध और पाकिस्तान पंजाब, और सारी जड़ ऑफ प्रॉब्लम इज पाकिस्तान पंजाब। ये फैक्ट्स ऑफ लाइफ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अब्दुल समद जी, क्या ये पाकिस्तान के लिए इस समय बहुत बड़ा खतरा है, ये जो पश्तूनिस्तान की बात हो रही है? क्योंकि अफगानिस्तान के लोग तो कहते भी हैं पेशावर उनका विंटर कैपिटल है। देखिए, जनरल साहब ने बात की जनरल दाऊद की। जनरल दाऊद को हमने फिर नसीरुल्लाह बाबर, मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर सर्विंग थे, वो टास्क दिया हमने उस वक्त। वो जो ये हमारे यहाँ ये इंटरफेयर कर रहे थे, मामलात में मदाखलत कर रहा था जनरल दाऊद, हमने उसको बड़ा संभाल लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसी को उठा का कत्ल कर दिया गया अपने भाई समेत जनरल दाऊद। पूरी बात किया करे ना कि उसका हशर क्या हुआ था वहां पे, लेकिन कोई ग्रेटर अफगानिस्तान नहीं बनना था। मैं तो आज के खतरे की बात कर रहा हूं, क्योंकि तालिबान ने भी ये इशारा दे दिया है कि ड्यूरन लाइन, ये जो 2670 किलोमीटर लंबी लाइन है, तालिबान को भी मंजूर नहीं है। ये कोई हमें खतरा नहीं है डोरन लाइन से। 100 साल से ऊपर का मसला है, ये चला आ रहा है इसी तरीके से। ये वो कहेंगे नहीं मानते तो क्या कर लेंगे? अगर नहीं मानते तो, अगर तालिबान भी नहीं मानता तो ड्यूरन लाइन का क्या कर लेगा? 1 इंच हमारा हमसे नहीं ले सकता वो। अगेन देखोगे कि क्या होगा, यही तालिबान आपका क्या बनेगी। गौरव भाटिया, और यही बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए है, जो वो समझ नहीं पा रहा है या जानकर अनजान बन रहा है। तालिबान की सत्ता तो बनवा रहा है, लेकिन तालिबान भी ड्यूरन लाइन को नहीं मानता, और पश्तूनिस्तान अगर बना तो टूटेगा पाकिस्तान या खतरे में होगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह पाकिस्तान सांप पाला है। देखिए गौरव जी, इनकी हालत क्या है आप समझिए। इनकी जेब में अठन्नी नहीं है, ये भीख मांगते हैं अमेरिका और चीन से। यहाँ पे अब्दुल जी बैठे हैं, अभी अमेरिका की आलोचना आप ही के चैनल पे कुछ दिन पहले कर रहे थे। हमने इनसे पूछ लिया कि आप वहां से जो खैरात और भीख आती है नहीं लेंगे, बोल दीजिए, नहीं बोल पाए। और 1 इंच भूमि की बात करते हैं। अरे भारत तो वो देश है, आपका नक्शा बदल दिया, बांग्लादेश बना दिया, आप कुछ नहीं कर पाए। अगर आतंकवाद को आप आगे बढ़ाएंगे, अगर सपोले पालेंगे, तो वो आपको काटेंगे जी। तो बहुत बड़ी बात आपने की। आज दंगल में वक्त इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद जो हमने आपसे सवाल पूछा था कि दुनिया की चुप्पी, क्या तालिबान उसका फायदा उठा रहा है, इस प्रश्न का आपका क्या जवाब है?